हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं महफूज और आप देख रहे हैं हमारे क्लासेस। सबसे पहले 73rd रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रिपब्लिक गणतंत्र दिवस है। क्या सिर्फ हार्दिक शुभकामनाएं कह देना, हैप्पी रिपब्लिक डे कह देना या फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस दे देना, अपनी पिक्स दे देना या पूरे दिन को हॉलिडे की तरह एंजॉय करने को रिपब्लिक कहते हैं? या रिपब्लिक का क्या महत्व होता है? एक देश जब गणतंत्र, जब प्रजातंत्र बनता है तो उसके क्या माने होते हैं, क्या महत्व होता है? एक साधारण नागरिक, एक भारत के साधारण नागरिक पर भारत के रिपब्लिक होने का क्या असर पड़ता है और उसके जीवन में इसका क्या महत्व है? उस हिसाब से अगर हम इंडियन रिपब्लिक को सेलिब्रेट करें, उसके महत्व को समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारे संविधान को एक सैल्यूट, हमारे संविधान के बनाने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों को एक बड़ा सैल्यूट के आकार में हम पेश कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज भारत के रिपब्लिक होने का महत्व क्या है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करूं। समझने के लिए विश्व में पाए जाने वाली सरकारें और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना ज़रूरी है। अगर हम सारी दुनिया की सरकारों को देखें तो हमें 4 तरह की सरकारें मिलती हैं। पहली सरकार जिसे एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। मोनार्क यानी राजा। राजा देश का जो कुछ कह दे वही उस देश का लॉ बन जाता है, यानी राजा ही लॉ बनाता है, राजा ही उसे एग्जीक्यूट करता है, राजा ही उसे इंटरप्रेट करता है। यानी गवर्नमेंट के जो 3 वर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों काम राजा ही अकेले करता है। और इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कि भारत ही में एंसेंट और मेडिवल में, और इससे पहले कि नेपाल, भूटान, ब्रिटेन और बेशतर देशों में एब्सोल्यूट मोनार्की का उदाहरण मिलता है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अभी 5 ऐसे देश हैं जहां एब्सोल्यूट मोनार्की पूरी तरह से राजतंत्र है, जैसा कि किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, वेटिकन सिटी, ब्रुनेई। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसमें मोनार्क हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर काम तो करता है, पर वह संविधान के पैरामीटर के अंदर रहकर करता है। वो जो कह दे वो कानून नहीं बन सकता। इस तरह के देश सारे विश्व में 35 हैं। यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। और एशिया के डेवलप्ड नेशंस जैसे मलेशिया और जापान में भी इस तरह की सरकार है। और हमारे पड़ोस देश भूटान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इन 35 में से 15 देश में उनका हेड ऑफ द स्टेट खुद इंडिपेंडेंट होने के बावजूद दूसरा एक इंडिपेंडेंट देश का हेड उनका हेड है। और ये यूनाइटेड किंगडम की क्वीन उन 15 देशों के हेड ऑफ द स्टेट हैं। उन 15 देशों को कॉमनवेल्थ रियल्म कहा जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ रियल्म के पार्ट हैं और इन 15 देशों को डोमिनियन स्टेटस हासिल है। तीसरा प्रोविजनल गवर्नमेंट है, यानी कोई चल रहा गवर्निंग सिस्टम कोलैप्स कर जाए या कोई नया देश बन जाए तो नए देश बनने के बाद जो संविधान बनेगा, फिर नई तरह की सरकार बनेगी या जो नए गवर्निंग सिस्टम बनेगा एक कोलैप्स करके जाने के बाद, तो इस बीच का जो समय है, इस समय में जो किसी तरह से मैनेज करने के लिए जो सरकार चलेगी उसे प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हैं या इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं या ट्रांजिशनल गवर्नमेंट कहते हैं। और इस तरह के जब भी कोई देश स्वतंत्र हासिल करता है या गवर्निंग सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तो वहाँ ट्रांजिशनल या इंटरिम गवर्नमेंट का होना ज़रूरी हो जाता है। अभी 7 देश ऐसे हैं जहाँ हम इंटरिम गवर्नमेंट कह सकते हैं। हमारे पड़ोस में 2 देश हैं, जैसे अफ़गानिस्तान और म्यांमार है। अफ़गानिस्तान में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, 20 साल से चल रही थी गवर्नमेंट। 15 अगस्त 2021 को वो कोलैप्स कर गई और वहाँ एक नया ग्रुप तालिबान ने सरकार बना ली। लेकिन उनकी सरकार कैसी होगी ये तो वक्त लगेगा। इसी तरह म्यांमार में आर्मी डिक्टेटरशिप चल रही है, तो वहाँ कैसी सरकार होगी इसके लिए तो इंतज़ार करना होगा। तो ये जो अभी पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में जो सरकार चल रही है, देश को चलाया जा रहा है, उसे इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। हमारे भारत में भी ऐसा हुआ है। 1947 से 1950 के बीच का हम उसे इंटरिम गवर्नमेंट या ट्रांजिशनल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। चौथा, रिपब्लिक। अगर ये एक देश रिपब्लिक है तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम पावर उस देश के लोगों के पास है। उस देश का हेड लोगों द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुना जाएगा एक फिक्स टर्म के लिए। और आज का विषय भी रिपब्लिक है। अगर हम करेंट सिचुएशन की बात करें तो 1 से 44 देश ऐसे हैं जहां इस तरह की सरकार है। उनमें से हमारा खुद भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अर्जेंटीना, हमारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अगर रिपब्लिक के इतिहास की बात करें तो सैन मैरिनो 1600 में रिपब्लिक बना। सैन मैरिनो इटली के पास एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या अभी सिर्फ 33,000 ही है। दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स है जो 1776 में रिपब्लिक बना। नीदरलैंड 1795 में, अर्जेंटीना 1816 में, हमारा भारत 26 जनवरी 1950 में। और हमारे भारत के रिपब्लिक बनने के बाद दुनिया के 60 देश रिपब्लिक बने। और हमारे पास हमारे जो सार्क के नए कंट्रीज़ हैं वो भी हमारे भारत के बाद ही रिपब्लिक बने। जैसे पाकिस्तान हमारे साथ तो स्वतंत्र हुआ पर 1956 में जाकर रिपब्लिक बना। मालदीव 68 में, बांग्लादेश, श्रीलंका 72 में, नेपाल 2008 में। अगर सबसे नया रिपब्लिक की बात करें तो 30 नवंबर 2021, अभी 2 महीने पहले बारबाडोस रिपब्लिक बना जो कॉमनवेल्थ रियल्म का पार्ट था, जिसका हेड यूनाइटेड किंगडम की क्वीन हुआ करती थी। रिपब्लिक की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसका हेड ऑफ द स्टेट ख़ानदानी नहीं होगा कि बाप फिर बेटा हो जाए, और कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगा, और जो पब्लिक ऑफिसेस हैं सबके लिए खुले होंगे, सबके लिए ओपन होंगे। जैसे
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इस तरह के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनमें सब उनके लिए सब एलिजिबल होंगे। और एक पॉपुलर सुबंदी होगी जिसमें सब लोगों को वोट देने का अधिकार हासिल होगा, सबको इलेक्शन में लड़ने का हक हासिल होगा। और जहाँ तक रिपब्लिक के एडवांटेजेस की बात है तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। इसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव ही सरकार चलाते हैं। और वहाँ संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वही सुप्रीम होता है, उसी के अकॉर्डिंग सरकार चलती है। और वो सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार हुआ करती है। किसी लीडर को थोपा नहीं जाता, जो पसंद नहीं है वह लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों का वोट हासिल करें। फिर जो लॉ बनते हैं, जो नियम बनते हैं, जो कानून बनते हैं, वो बहुत ही अच्छे इफ़िशिएंट होते हैं और लोगों को सरकार चलाने में उनकी बात सुनी जाती है। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो अगले इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दोबारा इलेक्ट नहीं होंगे। और इसमें सिटीजन्स के अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा की जाती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इस बहुत खर्चीली सरकार हुआ करती है। इसमें जो इलेक्शन होते हैं इसमें बहुत सारा खर्च हो जाता है। और ये रिपब्लिक इलेक्शन कराना, इस तरह की सिस्टम बनाना, ये बड़े कंट्रीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है। और जो गरीब देश होते हैं, अभी डेवलप किया नहीं है, अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और ये इलेक्शन कराने में, लॉ पास करने में थोड़ा समय लग जाता है। इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम हैं। इसलिए रिपब्लिक गवर्नमेंट को, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बेस्ट गवर्नमेंट माना जाता है। जहाँ तक भारत का सफ़र रिपब्लिक बनने तक का रहा, वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि भारत में कई तरह की हुकूमतें आईं। जैसे ब्रिटिश के आने से पहले भारत में एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी। ब्रिटिश जब आए तो हम कॉलोनी बन गए। आज़ादी हासिल की तो हम डोमिनियन स्टेटस यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हो गए। और ये 15 अगस्त 1947 से रिपब्लिक बनने तक हम जो है डोमिनियन स्टेटस में रहे। फिर 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक बने। और ये जो बहुत तरह की सरकारें थीं उस टाइम, किस तरह के कानून हुआ करते थे। तो जब एब्सोल्यूट मोनार्की थी तो जैसे आपको मालूम है कि उस वक्त राजा जो कह दे वही कानून होता था। जैसे हमने सुना है कि अकबर जो कह दे वही कानून बन जाता था। जब हम कॉलोनी बन गए तो ब्रिटिश रूल हम पर लागू हो गया। ब्रिटिश रूल में कुछ दिन तक कंपनी रूल चला और फिर क्राउन रूल लागू हो गया। फिर जब हमने स्वतंत्रता हासिल की तो हमारा स्टेटस डोमिनियन का हो गया। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था वो हम पर लागू था, लेकिन उसमें मॉडिफाई करने का जो डोमिनियन पार्लियामेंट था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, उसे हक दिया गया था, ये पावर दिया गया था। और ये इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने दिया था। और जब 26 जनवरी 1950 को भारत रिपब्लिक बना, उस टाइम भारत का आइन, भारत का संविधान बन गया। इस तरह की सरकारें थी तो उस टाइम देश का कौन हेड हुआ करता था। तो जब एब्सोल्यूट मोनार्की थी तो वहाँ राजा हेड होता था, फिर राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, खानदानी चलता था। फिर जब हम कॉलोनी बने तो ब्रिटिश मोनार्क द्वारा किसी ब्रिटिश को गवर्नर जनरल और वाइसरे बना दिया जाता था।
फिर जब डोमिनियन स्टेटस बना, हमें आज़ादी मिली, तब उस वक्त ब्रिटिश मोनार्की किसी को गवर्नर जनरल बनाता था। वो ब्रिटिश भी हो सकता था या भारतीय भी हो सकता था, बस इस पे भारतीय सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके एडवाइस के मुताबिक होता था। फिर जब भारत रिपब्लिक बना 26 जनवरी 1950 को, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट बना। फिर जी ये डोमिनियन और रिपब्लिक का चक्कर है, यह कैसा है? जब ब्रिटिश के बहुत सारे कॉलोनी थे जिसमें हम भी थे, उस वक्त जब कुछ देश आज़ाद हो रहे थे, तो ब्रिटिश ने कहा कि अब आप आज़ाद हो जाओ, पर हमारी जो महारानी है या हमारा जो राजा है वही आपके स्टेट का हेड हो, ताकि हमारा संपर्क बना रहे। तो बहुत सारे देशों ने मान लिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड ने माना। तो जब हमारे देश में स्वतंत्रता संग्रामी जब आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उनमें भी कुछ लोगों ने सोचा या समर्थन किया कि हमारा डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, काफ़ी है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1928 में कलकत्ता में सेशन हुआ था, उसमें ये एक रेजोल्यूशन भी पारित हो गया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। पर इसमें कुछ लोग अपोज भी किए थे। उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बसु भी थे। और जब अगले साल 1929 को लाहौर में सेशन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बने, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि पूरी आज़ादी चाहिए हमें, और अगले साल 26 जनवरी को हम पूरी आज़ादी लेकर उस दिन सेलिब्रेट करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब हमारा संविधान तैयार कर रहा था, तो उसमें भी कुछ सदस्य थे जो चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस में रहे, लेकिन ज़्यादातर मेंबर्स चाहते थे कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस में नहीं रहना है, हमें रिपब्लिक बनना है। हमारा हेड ऑफ द स्टेट, हमारे देश का हम ही निर्वाचित करेंगे, और वह किसी एक फिक्स टर्म के लिए होगा। तो इसके पास्ट कारण हो सकते हैं कि पास्ट की जो हिस्ट्री रही है हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि हम किसी की गुलामी करते रहे हैं, तो हम और वो ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, नो टाइज, कोई संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। कोई दूसरा रखे ठीक है, हमें ये मंजूर नहीं है, इसलिए हमने रिपब्लिक को चुना, डोमिनियन को नकारा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसने हमें हमारे संविधान को और हमारे तैयार किया और हमारे देश को रिपब्लिक बनाया, तो ये जो प्रोसेस संविधान तैयार करने का भारत के स्वतंत्र होने से 8 महीना पहले ही शुरू हो चुका था। और उसके साथ साथ वो लोग डोमिनियन पार्लियामेंट का भी काम करते थे। डिबेट होता था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ड्राफ्ट को लेकर के, फिर बात बनती थी, सब लोग जिस पे सहमत होते थे, सहमति से संविधान तैयार होता रहा, और ये 3 साल पूरे होने में लगभग लग गए। इसका रीज़न बहुत सारे हैं। लोग सोचते हैं कि इतना समय क्यों लगा, इतने सारे डिबेट और सहमति बनना, फिर जो है चैलेंजेस, भारत 2 हिस्सों में बट गया, कम्युनल वायलेंस हुए, महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई, फिर सामाजिक आर्थिक बहुत सारे चैलेंजेस थे, और बहुत सारे डिप्राइव ग्रुप कम्युनिटीज़ को बहुत सारी आशाएं थी। उन आशाओं को पूरा करना और एक नया, इतने बड़े देश का एक नया संविधान, एक नया भविष्य बनाना। इसलिए संविधान सभा, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों ने 60 संविधान का स्टडी करने के बाद हमारा ये सुंदर सा संविधान तैयार किया। इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो जब हम संविधान की बात करते हैं, हमारी आज़ादी की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ 3 महत्वपूर्ण दिन आते हैं। एक 15 अगस्त, एक 26 नवंबर, एक 26 जनवरी। 15 अगस्त जो हमें आज़ादी का दिन की याद दिलाता है
कि वो आज़ादी जो हमने 15 अगस्त 1947 को हासिल की, और ये वादा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में लिखा हुआ था, और जिसे ब्रिटिश मोनार्क ने 18 जुलाई 1947 को उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और 26 नवंबर याद दिलाता है हमारे संविधान दिवस का कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया था, जिसका जिक्र प्रियम्बल में किया गया है। और 26 जनवरी 1950 की तरफ याद दिलाता है, जो रिपब्लिक डे है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, और इसका जिक्र 394 आर्टिकल में किया गया है। तो ये 26 जनवरी ही क्यों सिलेक्ट किया गया संविधान को लागू करने के लिए? इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि लाहौर सेशन में ये डिक्लेयर किया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 तक हम पूरी आज़ादी लेकर रहेंगे, और उस दिन हम आज़ादी दिवस मनाएंगे। और उस दिन से शुरू हुआ मनाना, और आज़ादी जब तक हम हासिल नहीं किए थे 15 अगस्त 1947 तक, हर साल 26 जनवरी को आज़ादी दिवस मनाया जाता रहा। फिर एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, एक नया संविधान उसी वक्त लागू कर देना जिस दिन पारित हुआ है, बहुत ही मुश्किल काम, इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि एक छोटा ऑर्डिनरी लॉ, मामूली एक आयन पास हो जाए ना, या संविधान में एक मामूली सी चेंज आ जाए, कर दिया जाए अमेंडमेंट, उसे उसी दिन लागू करना मुश्किल होता है। और अगर हम दूसरे संविधानों को भी देखें तो उन संविधान जिस दिन पारित हुआ उस दिन लागू नहीं हुआ, अच्छा खासा समय लगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन 21 जून 1788 को पारित हुआ, और 4 मार्च 1789 को लागू हुआ, 9 महीने का गैप है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो 6 जुलाई 1900 को पारित हुआ, और 1 जनवरी 1901 को लागू हुआ, इसमें भी 6 महीने का गैप लगा। 26 नवंबर 1949 को सिर्फ 6 आर्टिकल को लागू किया गया था। उसका टॉपिक था सिटीजनशिप से, और राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे, इलेक्शन कराना है सो इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत है, और टेम्पोररी प्रोविजंस। इसके अलावा पूरे संविधान को 1950 की 26 जनवरी को लागू किया गया। उस दिन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी गोपालाचार्य ने प्रोक्लेमेशन पढ़ा, जिसमें इंडियन रिपब्लिक का अनाउंस किया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किया, और फिर जश्न का माहौल शुरू हुआ। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अब तक चल रहे थे, उन्हें बातिल कर दिया गया। रिपब्लिक के इन पिछले 72 सालों में हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, तो बहुत सारी हैं। उनमें से मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे 14 लोग हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति बने, और उस पोस्ट के लिए 64 लोगों ने इलेक्शन फाइट किया। 13 लोग वाइस प्रेसिडेंट बने, 15 लोग प्रधानमंत्री बने, 300 से ज़्यादा मुख्यमंत्री बने, 400 से ज़्यादा गवर्नर बने, और 6000 से ज़्यादा एमपीज बने, लोकसभा राज्यसभा मिलाकर, और 20,000 एमएलएज और एमएलसीज पूरे भारत में बने। रिपब्लिक बनने के बाद जब पहला जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ था, उस वक्त 17 करोड़ वोटर्स थे, लेकिन जब 2019 में लास्ट जनरल इलेक्शन हुआ, उस वक्त वोटर्स की संख्या 91 करोड़ थी।
Every citizen is protected. Role of law prevails. Governments are responsible. Everyone has right to vote, contest the election, hold office if elected, and many more. यही महत्व है भारत के रिपब्लिक होने का। अगर भारत रिपब्लिक ना हुआ होता तो ये कुछ भी ना होता। ये किसी खानदान के सारे लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, एमपीज, एमएलए सब कुछ हुआ करते। रिपब्लिक हुआ, सब कुछ मिला और भी मिलेगा। इस नज़रिए से अगर हम हमारे भारत के रिपब्लिक को सेलिब्रेट करें, इसलिए आज जो 73rd रिपब्लिक डे है, इसे हमें उस नज़रिए से और आगे आने वाली रिपब्लिक को उस नज़रिए से देखते हुए सेलिब्रेट करें तो उसका मीनिंग और उसका महत्व हमें समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।